एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के लॉ के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक, जो कि बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज का होने वाला है पार्ट नंबर 26। और जैसा कि मैंने आपको जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो बताया था कि एजेंसी वाले टॉपिक को अपन दो पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। तो आज अपन एक स्टार्टिंग वाला पार्ट ले रहे हैं और उसके बाद सब एजेंट सब्स्टिट्यूट एजेंट वाले जो भी टॉपिक्स है बात के, उसको अपन नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 27 में कवर कर लेंगे। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। तो आते हैं भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आखिरकार होता क्या है, एक एजेंट क्या होता है। तो जैसा कि बोलते हैं ना कि इस धरती पे भगवान हर जगह नहीं हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने क्या की, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। ठीक है, इस धरती में भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई। ठीक वैसे ही इस धरती में एक प्रिंसिपल हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने क्या किया, उसने बनाए एजेंट। इसलिए उसने क्या बनाए, उसने बनाए एजेंट। कॉन्सेप्ट सिंपल है, समझ में आ रहा है। एक पर्सन एक ही टाइम पे मल्टीपल प्लेसेस में नहीं हो सकता, बट क्योंकि वो किसी के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन में तो काम तो करना है, इसीलिए वो अपने बिहाफ पे एक पर्सन जो है वो अपॉइंट कर देता है ताकि वो उसका काम कर सके। ठीक है, तो यही आपका सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में क्या है, सिंपल दो पर्सन है, एक है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी आपका स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल यानी एक तरीके से आप समझो बॉस। ठीक है, एक कौन है, अपना बॉस है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। वो अपने लिए एक पर्सन अपॉइंट करता है, वो अपने लिए एक पर्सन अपॉइंट करता है जिसको बोला जाता है एजेंट। अब एजेंट कौन होता है, तो एजेंट इज दैट पर्सन जो उस प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करेगा, एज इफ कि वो काम प्रिंसिपल स्वयं ही खुद कर रहा है। अब मानो एक टाइम पे प्रिंसिपल को मुंबई में भी प्रेजेंट होना है और दिल्ली में भी उसको कुछ ट्रांजैक्शन करना है, तो क्या सेम टाइम पे मुंबई और दिल्ली में प्रेजेंट हो सकता है एक पर्सन? आंसर इज नो। तो वो क्या करेगा कि भैया प्रिंसिपल बोलेगा कि मैं मुंबई वाली पार्टी को संभालता हूं, तू मेरे बिहाफ पे दिल्ली चले जा और दिल्ली में जो भी अपने को डीलिंग करनी है, कुछ परचेज सेल करना है या कि कोई डेट आपने को क्लियर करवाना है, कुछ पेमेंट करनी है, ठीक है, कुछ सामान रिटर्न करवाना है, कोई भी चीज ऐसे हो सकती है, वो मेरे बिहाफ पे कौन करेगा, वो कौन करेगा, एजेंट करेगा। और एजेंट के पास प्रिंसिपल उसको सर्टेन अथॉरिटी देके रखेगा कि वो क्या सारे काम कर सकता है, क्या सारे काम नहीं कर सकता। अब एजेंट तो एजेंट है, वो कभी अथॉरिटी में रह के कुछ काम करेगा और कभी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके भी कुछ काम करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में हमको यही समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है, कितने पार्टीज होती हैं, किस पार्टी की क्या राइट्स होती है, किस पार्टी की क्या लाइबिलिटी होती है, एक एजेंट के पास कितनी अथॉरिटी होती है, अगर वो अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम करता है तो फिर उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, सब एजेंट क्या होता है, अगर एक एजेंट अपनी जगह मान लो किसी और पर्सन को हायर कर ले, या वो बोले कि भैया आज मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं अपनी जगह अपने फ्रेंड को भेज देता हूं, तो एक सब्स्टिट्यूट एजेंट कौन होता है, क्या होता है, उसकी क्या पावर्स होती है, क्या अथॉरिटी होती है, सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर में अपन समझेंगे। तो बहुत सारे आप सभी को समझ में आ गया होगा कि टॉपिक्स है इसमें, इसलिए इसको दो पार्ट में मैं कवर कर रहा हूं, जिसमें से बेसिक वाला पार्ट अपन आज देखेंगे, जिसमें एजेंट एजेंसी क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि एक प्रिंसिपल हर टाइम हर जगह नहीं हो सकता, मल्टीपल प्लेसेस पे एट द सेम टाइम कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसीलिए ताकि उसका काम नहीं रुके, मार्केट में उसका नाम खराब मत हो, इसीलिए वो क्या करता है, अपने अंडर एजेंट्स अपॉइंट करता है जो उसके बिहाफ में उसका काम करेंगे, तो पर्सन जो काम करेगा ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन इज नोन एज एजेंट। ठीक है, पर्सन जो ऑर्डर देगा या जिसके बिहाफ में काम हो रहा होगा दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। तो सिंपल दो पार्टीज होंगी यहाँ पे, एक का नाम है प्रिंसिपल, दूसरे का नाम है एजेंट। अब पढ़ लो मेरे साथ टेक्स्ट क्या लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, थर्ड पर्सन होना चाहिए, ज्यादा सही होगा। एजेंट बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक ऐसा पर्सन है जिसको एम्प्लॉय किया गया है, किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, या किसी एक अनदर थर्ड पार्टी से डीलिंग करने के लिए, द पर्सन फॉर whom such act is done or who is so represented is called the principal। जिसके लिए एजेंट काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। सिंपल है। Thus, it is clear from the definition that an agent is a connecting link between principal and third party। एक है प्रिंसिपल, एक है थर्ड पार्टी, दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है, that is एजेंट। सिंपल बात एकदम। हाँ जी सर। अब प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंसी के क्या प्रिंसिपल है, तो whatever a person can do personally shall be allowed to be done through an agent except in case of contract involving personal services such as painting, marriage, singing, etc। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी काम जो एक नॉर्मल दूसरा पर्सन ऑफ द सेम टैलेंट सेम कैलिबर कर सकता है, आप उस काम को किसी दूसरे पर्सन को सौंप सकते हो, आप उस पर्सन को एज ए एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। बट कौन से केसेस में नहीं कर सकते, जब आपके स्वयं के पर्सनल टैलेंट और स्किल की बात आ जाएगी
तब आप किसी भी थर्ड पर्सन को एज अ एजेंट हायर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मानो कोई सामान डिलीवर करना है तो मैं भी जाके सामान डिलीवर कर सकता हूं, कोई दूसरा पर्सन जिसके पास वैलिड लाइसेंस है, जिसको रोड की समझ है, वो जाके सामान को डिलीवर कर सकता है। तो इस काम के लिए क्या मैं एजेंट हायर कर सकता हूं? आंसर इज यस, मैं बिल्कुल एजेंट हायर कर सकता हूं। बट अगर मान लो मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है, कोई बोलता है कि सर आप मेरी पोर्ट्रेट मुझे बना के दो, ठीक है, मेरी आप पोर्ट्रेट बना के दो, तो वो किससे करवाना चाह रहा है? मुझसे करवाना चाह रहा है। क्या कोई और थर्ड पर्सन जैसी ड्राइंग मैं बना सकता हूं वैसा बना सकता है क्या? आंसर इज नो, नहीं बना सकता। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन मुझसे बहुत बेहतर बनाए, हो सकता है मुझसे बहुत खराब बनाए, बट जैसा मैं बना सकता हूं वैसा कोई थर्ड पर्सन बना सकता है क्या? आंसर इज नो। और सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या कि मैं ही बना के दूं, तो जब मेरे पर्सनल स्किल की बात आ जाएगी तब उस केस में मैं एजेंट हायर नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई भी ऐसा काम है जो कोई भी नॉर्मल पर्सन कर सकता है और कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए एजेंट अपन हायर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज he who does not act a duly authorized agent does it by himself, that is the act of an agent is considered the act of the principal। अब मैंने एजेंट अपॉइंट कर दिया, एजेंट जो भी काम करेगा, एजेंट सही काम करता है तो माना जाएगा मैंने सही काम किया, एजेंट अगर कुछ गड़बड़ करके आ जाता है तो माना जाएगा मैंने गड़बड़ काम किया। एजेंट के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी, लाइबिलिटी आएगी मेरे ऊपर। मान लो कुछ शोपीस जो है वो डिलीवर करना था, अब मैंने उसके लिए एक पर्सन हायर किया, अब वो पर्सन रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, हो गया उसका एक्सीडेंट और शोपीस टूट गया। भरपाई किसको करनी पड़ेगी? मुझे करनी पड़ेगी। भरपाई किसको करनी पड़ेगी? मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एजेंट को मैंने इसीलिए अपॉइंट किया था कि एज गुड एज मैं डिलीवर कर रहा हूं, तुम्हारे भी डिलीवर करने का वही इंपैक्ट होगा। अब उसने शो पीस को तोड़ दिया, माना जाएगा मैंने तोड़ दिया, और उसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर, उसकी सारी लाइबिलिटी मेरे ऊपर। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि द एक्ट ऑफ द एजेंट इज कंसिडर्ड द एक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल, यानी एजेंट जो काम करेगा माना जाएगा कि ये काम प्रिंसिपल ने किया है। सिंपल। आ जाओ नीचे, एसेंशियल फीचर्स ऑफ एजेंसी। एजेंसी में क्या सारी बातें हैं जो होनी चाहिए, सेक्शन नंबर 226। तो पहला, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, लीगल रिलेशंस होने चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। आप प्रॉपर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया तुम मेरा एजेंट हो, मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूं, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। कंपिटेंसी ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भैया कंपिटेंट होना चाहिए वो काम को करने के लिए। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। जनरली कंसिडरेशन क्या है, अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ना भी हो तो भी चलेगा, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर कोई कंसिडरेशन ना भी हो तो भी चलेगा। बट क्या होता है, कंसिडरेशन तो भैया आजकल उसके बिना तो काम होता ही नहीं, बट अगर कंसिडरेशन मिसिंग है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है लीगली। आगे, इंटेंशन ऑफ द पर्सन टू द एक्ट। भाई मेरी इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं उस एजेंट के द्वारा अपना काम करवाना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं खुद वो काम नहीं करना चाहता, टालने के लिए मैं एक एजेंट हायर कर लिया कि भैया एजेंट करेगा और एजेंट भी वो काम नहीं कर रहा है। तो मेरी इंटेंशन होनी चाहिए उस काम को करने के पीछे, हो सकता है टाइम के कुछ रिस्ट्रिक्शन के कारण, प्लेस के कुछ रिस्ट्रिक्शन के कारण मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मैं क्या करूंगा, एक एजेंट हायर करूंगा जो जिसकी भी इच्छा होगी वो काम करने की, ठीक है। आगे, कंपिटेंसी नॉट रिक्वायर फॉर एन एजेंट। एजेंट का कंपिटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। कंपिटेंसी एज रिस्पेक्ट टू एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, वो काम को करने के लिए, ठीक है। सिंपल नॉर्मल काम है कर सकता है, बहुत ज्यादा अपने को एकदम नहीं भैया पीएचडी होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट बिटवीन एजेंसी एंड प्रिंसिपल। तो भैया एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में एग्रीमेंट बिटवीन एजेंट और प्रिंसिपल होगा, ये एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में एजेंसी का एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल रिलेशनशिप के अंदर बाउंड होने चाहिए, प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बट एजेंट अगर कॉम्पिटेंट नहीं भी हो तो भी चलेगा, दोनों के बीच में कंसिडरेशन ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। बट पार्टीज का काम करने का इंटेंशन होना चाहिए। सिंपल बात एकदम। हाँ जी सर। अब देखो क्रिएशन ऑफ एजेंसी की, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कैसे एजेंसी बनाई जाती है। तो सिंपल दो तरीका है अपने पास, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट सेक्शन 186, बाय इंप्लाइड एग्रीमेंट सेक्शन 187। अब एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है सर, तो कितने बार अपन ने स्टडी किया है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो ओरल या रिटर्न में हो, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो आइदर ओरली या रिटर्न में हो, उसको बोला जाता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट। इंप्लाइड एग्रीमेंट क्या है, ना ओरल है ना रिटर्न है, बट हम कुछ सिचुएशन के द्वारा, सर्कमस्टेंसेस के द्वारा हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट हम एक एजेंसी के अंदर आ जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड हो जा रहे हैं। तो एन इंप्लाइड एजेंसी में बी क्रिएटेड फ्रॉम द कंडक्ट, सिचुएशन और रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज, ठीक है। जरूरी नहीं है कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, मैंने किसी को ऑर्डर दिया हो, बट कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई जिसके कारण दो पर्सन एक प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन के अंदर आ गए, तो इट इज नोन एज बाय इंप्लाइड एग्रीमेंट। के इंप्लाइड एग्रीमेंट के अंदर एजेंसी बिटवीन दोस टू पर्सन वर क्रिएटेड। क्लियर बात है। तो एजेंसी कैसे क्रिएट होगी, देयर आर टू मेथड्स। नंबर वन इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट, सेकंड इज इंप्लाइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस मतलब इट कैन मस्ट बी इन ओरल और राइटिंग, ओरल और राइटिंग। इंप्लाइड एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न नहीं होगा, इट डिपेंड्स, इट इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट ऑफ द पार्टी, सिचुएशन और रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, एज सिंपल एज दैट। आगे, इंप्लाइड एजेंसी इंक्लूड्स, इंप्लाइड एजेंसी के अंदर क्या सारी चीजें और होती है समझते हैं। नंबर वन इज एजेंसी बाय एस्टोपेल, एजेंसी बाय एस्टोपेल।
इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रीन ऑफ एस्टोपेल, इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रीन ऑफ एस्टोपेल। अब ये क्या होता है, इफ द प्रिंसिपल बाय हिज कंडक्ट और स्टेटमेंट लीड्स टू अनदर पर्सन टू बिलीव दैट अ पर्सन इज हिज एजेंट, ही कैन नॉट डिनाई हिम एज हिज एजेंट लेटर। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। तीन पार्टी है, तीन पार्टी है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, नाम दे देते हैं भैया, ये ए, ये बी, ये सी, सिंपल, क्लियर बात है। अब ए बोलता है बी को, ए बोलता है बी को सी की प्रेजेंस में, यानी सी भी वहां बगल में खड़ा हुआ था, सुन रहा था। ए बोलता है बी को कि सी की प्रेजेंस में कि ए जो सी है वो क्या है, मेरा एजेंट है। ए बोलता है बी को सी की प्रेजेंस में कि सी क्या है, वो मेरा एजेंट है। अब सी भी क्या होता है, उस समय उसको लग रहा होता है कि यार मजाक चल रहा है, और वो इस बात को डिनाई नहीं करता है, चुप रहता है, साइलेंस रहता है, ठीक है। ए बोलता है बी को सी की प्रेजेंस में कि सी कौन है, मेरा एजेंट है। सी बाय व्हाट्सो एनी रीजन, ठीक है, कोई भी रीजन रहे, व्हाट्सो एवर रीजन रहे, सी उस चीज को डिनाई नहीं करता है। हो सकता है सी एग्री कर रहा हो सकता है सी को मजाक लग रहा हो, बट सी कुछ भी उस समय नहीं बोलता। अब बी को क्या लगेगा भाई, अभी थोड़ी बी को थोड़ी पता है कि इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है नहीं हुआ है। ए ने बोला कि सी मेरा एजेंट है, सी ने डिनाई नहीं किया, तो बी मान लिया कि सी मेरा एजेंट है। अब कल को जाके कोई भी काम होता है, कोई भी गड़बड़ होता है, कुछ भी चीज होता है, ए आगे चल के डिनाई नहीं कर सकता कि सी मेरा एजेंट नहीं है। ए आगे जाके ये नहीं बोल सकता कि सी तो मेरा एजेंट ही नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। सी का डिनाई करना जरूरी है। अगर सी ने डिनाई नहीं किया और सी ने कुछ बी के लिए काम कर दिया, काम हो गया गड़बड़, ठीक है, ए को कुछ काम करवाना था, सी ने कर दिया, सी ने कर दी कुछ गड़बड़, तो ए ये नहीं बोल सकती कि यार सी तो मेरा एजेंट ही नहीं है, उसने कुछ गड़बड़ किया तो तुम उससे जाके वसूलो, ठीक है, उससे जाके वसूलो, ऐसा नहीं हो सकता। ए आगे जाके मना नहीं कर सकता अगर सी ने उस समय डिनाई नहीं किया हो। और यही एग्जाम्पल लिखा है कि ए सेज बी in the presence of C that he is the agent of C. If C does not deny the statement, he cannot deny A as his agent later. C बाद में जाके मना नहीं कर सकता कि भैया मैं तुम्हारा एजेंट नहीं हूं। अगर मना करना है तुरंत मना करो, ऑन द स्पॉट मना करो, नहीं किया तो अब आप उसके क्या बन गए हो, एजेंट बन गए हो। बी तो ऐसा ही मानेगा। आगे एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, तो ये भी ऊपर वाले की यानी एस्टोपेल की एक ब्रांच है, उसका वेरिएंट है। क्या है ये, इफ अ पर्सन नोइंगली एडमिट्स अनदर टू द एक्ट on his behalf and allows him to do so, later he cannot deny the act of that person. If he does not want to do so, he should express his objection to that act immediately. Example, if A allowed his wife to manage his property and to mortgage it, A is bound by her act. क्या बोल रहा है, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। एक पर्सन ने नोइंगली क्या किया, एक पर्सन ने नोइंगली दूसरे पर्सन को पावर दे दी या एडमिट किया कि भाई अगर ये पर्सन कोई भी काम करेगा तो माना जाएगा वो काम मैंने ही किया है, इवन दो हमारे बीच में एजेंसी का कोई रिलेशन ना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो। जैसे अब हस्बैंड और वाइफ है, अब हस्बैंड कुछ काम करे या वाइफ कुछ काम करे, इट इज वन एंड द सेम थिंग। जैसे मान लो अगर वाइफ जाके किसी किराने की दुकान में कुछ सामान उधार में ले आती है, तो क्या वो शॉपकीपर हस्बैंड से रिकवर कर सकता है? आंसर इज यस, कर सकता है कि भैया दोनों तो एक ही हो, ठीक है, एक ही पार्टी, दोनों में कोई अंतर तो है नहीं, चाहे वाइफ पैसा दे या हस्बैंड पैसा दे, बात तो एक ही है। तो यही बोल रहा है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। अगर वाइफ ने कुछ काम किया है तो हस्बैंड को उस काम को, अगर कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ लाइबिलिटी हो गई, नुकसान हो गई है, तो हस्बैंड को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अगर हस्बैंड ने कुछ गड़बड़ कर दी और वाइफ ने उसको ऑथराइज किया था या कुछ मना नहीं किया, तो वाइफ को क्या करना पड़ेगा, उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर, सही बात है। हाँ, यहाँ पे देखो लिखा भी है, इफ ही डज नॉट वांट टू डू सो, अगर हस्बैंड बोलेगा कि अगर वाइफ सामान उधार पे लेके आएगी तो भैया उधार वही अपने चुकाएगी, ठीक है, मैं पैसा नहीं दूंगा, वो अपने बैंक अकाउंट से अपना सेपरेट पेमेंट करेगी। अगर हस्बैंड ऐसा चाहता है तो उसको ऐसा एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्लियर बात है? बट अगर वो नहीं बताता, इमीडिएटली उसका खंडित नहीं करता उस चीज को, तो क्या होगा, फिर उसको बाउंड हो जाएगा वो एक्ट के अंदर और उसको जो भी लाइबिलिटी है, जो भी डेट है, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इज एजेंसी बाय नेसेसिटी। थर्ड पॉइंट क्या है, एजेंसी बाय नेसेसिटी। अब एजेंसी बाय नेसेसिटी जो है वो इमरजेंसी के केस में अप्लाई होती है। क्या है, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी इज क्रिएटेड इन द केस ऑफ इमरजेंसी। इन दिस केसेस the person who perform their services as an agent do not seek prior permission or appointment from the principal. The principals are also in certain difficult situation and they cannot give their assent or refusal but accept the services rendered by such person. एक ऐसी सिचुएशन बन जा रही है जहां पे जो प्रिंसिपल है वो ना ही अपने एजेंट के काम को रिजेक्ट कर पा रहे हैं ना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, बट काम जो है वो क्या हो गया है, हो चुका है। द वर्क इज बीइंग डन, वर्क क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एजेंट ने ऐसी सिचुएशन थी, प्रिंसिपल के पास ऐसी सिचुएशन थी, ना उसने अप्रूवल दिया ना उसने रिफ्यूजल दिया, बट काम जो है वो हो चुका है। तो उस केस में भैया वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गए हैं, एजेंट और प्रिंसिपल के रिलेशन में आ चुके हैं। अब उसको क्या है, एजेंट के काम को रेटिफाई करना पड़ेगा, उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा।
Therefore, law confers authority on a person to act as an agent for another without the consent of that person. Such an agency is called agency by necessity. मान लो भैया कुछ इमरजेंसी का केस है, एक्सीडेंट हो गया, आप एक पर्सन को उठा के क्या करते हो, हॉस्पिटल लेके जाते हो, ट्रीटमेंट वगैरह इनिशियल खर्चा आप देते हो। अब एक्सीडेंट ऐसी चीज है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो भाई मना भी नहीं कर सकता कि मेरे को मत लेके जा, ठीक है, मना भी नहीं कर सकता। तो क्या है उसको भैया, और उसने कंफर्मेशन भी नहीं दी। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो भैया आपने अगर उसको बिना पूछे आप उसका हॉस्पिटल लेके गए तो आपने उस इमरजेंसी में आपने उसकी हेल्प ही की। तो ऐसा नहीं है कि आपने उससे कंसेंट भी नहीं लिया, सामने वाले ने मना भी नहीं किया, बट काम क्या हो गया, ट्रीटमेंट जो है, इलाज जो है वो हो गया। अब जिसका इलाज हुआ है उसको पैसे आपको पे करने पड़ेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में आपने पैसा पे किया, अब उसको आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा होता है एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंट ने जो काम किया है उसको प्रिंसिपल को आगे जाके एक्नॉलेज करना पड़ेगा। आगे लिखा है केसेस वेयर एजेंसी बाय नेसेसिटी में अराइज। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे एजेंसी बाय नेसेसिटी अराइज हो सकती है? तो मैंने जैसे बताया एक इमरजेंसी का केस हो गया, वेयर एन एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में एजेंट अपनी अथॉरिटी एक्सीड करके कोई काम करता है। अब क्योंकि इमरजेंसी का केस था, नेसेसिटी की बात थी, तो प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा। आगे रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर और लिविंग सेपरेटली। हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रह रहे हैं या अलग रह रहे हैं, ये भी क्या है, एजेंट ऑफ एजेंसी बाय नेसेसिटी यहाँ पे हो जाती है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ क्या है, दोनों एक ही। जैसे मैंने बोला कि भैया किराने की दुकान से अगर वाइफ कोई सामान उधार में ले जाती है तो क्या किराने का दुकान का जो ओनर है, जो मालिक है, वो हस्बैंड से पैसा वसूल सकता है? बिल्कुल वसूल सकता है। थर्ड पॉइंट इज कैरियर ऑफ गुड्स एक्टिंग एज अ बेली डज एनीथिंग टू प्रोटेक्ट और प्रिजर्व द गुड्स। ट्रांसपोर्ट वाला कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लेता है, ट्रांसपोर्ट वाला कुछ एक एक्स्ट्रा स्टेप लेता है ताकि आपके गुड्स प्रिजर्व हो सके, ताकि आपके गुड्स प्रिजर्व हो सके, सही सलामत पहुंच सके। तो उस केस में भी एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट हो जाती है। फोर्थ इज बाय रेटिफिकेशन। फोर्थ इज बाय रेटिफिकेशन क्या है? एज पर सेक्शन 196 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन इज सेड टू बी अराइज व्हेन अ पर्सन on whose behalf the acts are done without his knowledge or authority expressly or impliedly accept such act। कोई पर्सन ने काम कर दिया किसी के बिहाफ में बिना उसकी नॉलेज या अथॉरिटी के, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब कब आएगा? एसेंशियल क्या है रेटिफिकेशन करने का? रेटिफिकेशन मतलब क्या हो रहा है कि एक पर्सन ऑन बिहाफ द एक्ट्स आर डन विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली एक्सेप्ट सच एक्ट। बिना नॉलेज या अथॉरिटी के, बिना प्रिंसिपल के नॉलेज और अथॉरिटी के काम हो गया एजेंट ने, और प्रिंसिपल ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। प्रिंसिपल ने मान लो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो माना जाएगा कि बाय रेटिफिकेशन दोनों क्या हो गए? एजेंसी के अंदर में आ गए। अब कौन से काम को एजेंट जो है मंजूरी देगा? ठीक है, जो काम उसके नॉलेज के बिना हुआ है। अब अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो कौन सा केस होगा? तो भैया कोई लॉफुली काम होना चाहिए। अनलॉफुल काम बिना आपकी नॉलेज के अगर कोई थर्ड पर्सन करेगा और आपको आके एक्यूज करेगा तो आप एक्सेप्ट करोगे? आंसर इज नो, नहीं करोगे। तो भैया जो काम होना चाहिए लॉफुल होना चाहिए, तभी आप उसको एक्सेप्ट करोगे। फिर नॉलेज आपको होनी चाहिए कि भैया काम क्या हुआ है, काम हो जाने के बाद काम क्या हुआ आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन आप तक हो जाना चाहिए, पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने काम कर दिया, अब आप प्रिंसिपल खोज लो कि किसके मत्थे में मैं ये काम मर दूं, ऐसा नहीं होगा। एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर काम होना चाहिए। कोई थर्ड पार्टी को डैमेजेस नहीं होना चाहिए। अगेन भैया थर्ड पार्टी को डैमेज होगा, आपकी नॉलेज के बिना एजेंट ने कोई काम किया तो क्या आप उसकी लाइबिलिटी अपने सर पे लोगे? आंसर इज नो, नहीं लोगे। अगर कोई थर्ड पर्सन अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर रहा है और डैमेज हो रहा है तो फिर आप उसको क्यों लोगे? नहीं लोगे। तो भैया कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। एक्ट विद इन प्रिंसिपल्स पावर, प्रिंसिपल की भी जो पावर है उसके अंदर ही काम होना चाहिए, यानी कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी प्रिंसिपल के बिहाफ में ही कोई काम किया गया हो, एजेंट का कोई पर्सनल काम नहीं किया होना चाहिए। लास्ट है आपका बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या बोलता है? एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अराइजेस वेयर द लॉ ट्रीट्स वन पर्सन एज एन एजेंट ऑफ द अनदर। मान लो दो पर्सन है, दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, दोनों के बीच एक्सप्रेसली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बट लॉ कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि लॉ बोलता है कि नहीं भैया तुम दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है, जो काम हुआ है, वो बिल्कुल एक एजेंट और एक प्रिंसिपल की तरह हुआ है। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के अंडर में हम मानेंगे कि भैया तुम दोनों क्या हो? एक एजेंट और प्रिंसिपल हो, इवन दो तुम्हारे बीच में कोई ओरल या कोई रिटर्न एग्रीमेंट ना हुआ हो। क्लियर बात है? बट लॉ के अंदर हम मानेंगे कि तुम्हारे कुछ लक्षण ऐसे थे जिसके कारण तुम दोनों एक एजेंसी के अंदर में फॉल होते हैं। और वैसे भी अपन क्या पढ़ रहे हैं? इंप्लाइड एग्रीमेंट्स ही पढ़ रहे हैं। तो इंप्लाइड में ना ही ओरल ना ही रिटर्न एग्रीमेंट तो होता ही नहीं है। देख लो यहाँ पे इंप्लाइड एजेंसी कब कब मानी जाएगी? तो एस्ट्रोपेल, होल्डिंग आउट नेसेसरी के केस में, रेटिफिकेशन और ऑपरेशन ऑफ लॉ। आता है अपना लास्ट टॉपिक, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटीज। के नीचे जो आपको सब एजेंट दिख रहा है ये अपन पार्ट 27 के लिए रखते हैं, वैसे वीडियो लंबी हो चुकी है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। अब एजेंट की अथॉरिटी कितनी है, एजेंट कहां तक अपना काम कर सकता है, कहां तक काम नहीं कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 188 एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट
has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such an act. एजेंट के पास अगर कोई काम करने की अथॉरिटी है तो वो उस अथॉरिटी के अंदर कोई भी लॉफुल चीज कर सकता है जो उसको नेसेसरी है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। कोई भी नेसेसरी लॉफुल काम कर सकता है उस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए। एन एजेंट having an authority to carry on a business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in the course of conducting such business. Section 190 of the Act states that an agent cannot lawfully employ another to perform acts which has expressly or impliedly undertaken to perform personally. क्या बोल रहा है सेक्शन 190 के अंदर? एक एजेंट लॉफुली किसी दूसरे पर्सन को अपने अंदर अपॉइंट नहीं कर सकता उस काम को करने के लिए जो उसको पर्सनली करने के लिए बोला गया हो। ठीक है, एजेंट अपने अंदर कोई भी एक दूसरा एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता उस काम को करने के लिए जिस काम को करना उसको पर्सनली बोला गया है, जिस काम के लिए पर्सनली लायबल है। अनलेस by the ordinary custom of a trade, a sub-agent may or from the nature of the agency, a sub-agent must be employed. Exception to the above case may be in the case of ministerial act, custom of trade, nature of agency, unforeseen emergency and express या implied consent of the principal. पर हाँ, अगर इमरजेंसी के केस में अगर उसको अपने अंडर एक सब एजेंट डिप्लॉय करना पड़ रहा है तो वो कर सकता है, अनलेस नहीं कर सकता। अगर कोई काम प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को एक्सप्रेसली बोला है कि ये काम तुम ही करोगे, ये सामान तुम ही डिलीवर करके आओगे और कोई करके नहीं आएगा, बट कुछ इमरजेंसी ऐसी निकल आती है कि एजेंट को किसी और से वो काम करवाना ही पड़ता है तो वो अपने अंदर क्या करेगा, सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, अनलेस नहीं कर सकता। कोई भी इमरजेंसी का केस ना हो या ऑर्डिनरी कुछ ऐसा कस्टम ना हो तब तक काम नहीं कर सकता। अगर पर्सनली बोला गया है तो आपको पर्सनली ही करना है। आप अपने अंडर बिना अथॉरिटी बिना पावर के एक सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकते हो तब तक जब तक कोई इमरजेंसी का केस ना बनता हो, जब तक कोई इमरजेंसी का केस ना बनता हो। तो ये आपका नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, यानी प्रिंसिपल जिस काम के लिए उसको ऑथराइज करेगा वही काम आप कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके कोई काम नहीं कर सकते। फिर सेक्शन 190 हमको ये बताता है कि कोई भी एजेंट अगर उसको कोई काम स्पेसिफिकली करने के लिए बोला गया है, उसको पर्सनली ही करना है, तो उस काम के लिए वो किसी दूसरे पर्सन के लिए वो अपॉइंट नहीं कर सकता। बट हाँ, कोई इमरजेंसी का केस हो जाता है तब वो उस केस में अपने अंडर एक सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। ये हमने देखा सेक्शन 190 के अंडर। विद दिस आज का जो हमारा टारगेट था वो यहीं पे पूरा होता है। आई होप आपको सारे जितने भी टॉपिक्स अपन ने देखे सब समझ में आया होगा बढ़िया से। अगर समझ में आया तो मेक श्योर कमेंट में बता देना कि हाँ सर अपने को सारे टॉपिक समझ में आया है। बट अगर कोई डाउट रह गया तो वो भी आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को भैया लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो एंड करते हैं इसी नोट पे इस वीडियो को। आप लास्ट तक बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।